नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो वे देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस श्रेणी का 33वां पद याद करिए। हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए इस श्रेणी का, कह रहा है कि बताइए इस श्रेणी का 33वां पद क्या होगा। दोस्तों आपके सामने एक श्रेणी दी गई है, हमें नहीं पता कि वो श्रेणी कौन सी है, किस प्रकार की श्रेणी है। हमसे केवल कह रहा है कि जो श्रेणी है इसका 33वां पद याद करिए। हाँ, हाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर श्रेणी लिखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो नंबरों की श्रृंखला दी गई है वो क्या है कहोगे। देखिए नंबरों की श्रृंखला में 45 लिखा है सबसे पहले, मैंने कहा ठीक है। तो वे उसके बाद 41 लिखा है, पहले 45 लिखा है, उसके बाद 41 लिखा है, मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए 45 के बाद 41 लिखा है, उसके बाद लिखा है 39, 37 लिखा है। क्या लिखा है, एक मिनट हो जाइए। 37, हाँ कहोगे 37 लिखा है, मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए 37 के बाद यहाँ पर देखा जाए तो लिखा है 33। क्या लिखा है, 33 लिखा गया, मैंने कहा ठीक है। 33 लिखा गया है, तो लिख दिया ये भी। उसके बाद क्या लिखा गया है, कहोगे देखिए उसके बाद तो हमारा लिखा गया है 29 लिखा गया है। और कह रहा है कि इसी सीरीज का हमसे कह रहा है कि ये जो सीरीज चल रही है, कह रहा है ये जो सीरीज चल रही है इसका 33वां पद बताइए। यही तो पूछ रहा है कहोगे। हाँ दोस्तों ये जो श्रृंखला लिखी, श्रृंखला चल रही है, कह रहा है कि इसी श्रृंखला का बताइए 33वां पद क्या होगा, 33वां टर्म क्या होगा। हाँ 33वां टर्म क्या होगा या पद क्या होगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे देखकर बताइए कि ये कौन सी किस प्रकार की श्रृंखला है, किस प्रकार की सीरीज है कहोगे। देखिए कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखता हूँ, कहोगे देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर यहाँ पर सेम दिख रहा है। मैंने कहा था कहोगे देखिए जब किसी भी सीरीज की दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो ये जो सीरीज लिखी गई है, ये जो नंबरों की श्रृंखला है, ये कुछ और नहीं है, एक समानांतर श्रेणी है। क्या है, समानांतर श्रेणी है। मैंने कहा ठीक है जी, समानांतर श्रेणी है। अगर ये समानांतर श्रेणी है तो आइए हम इसका 33वां पद निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, पहला टर्म क्या था, 45 था, हाफ ने हो गया। दूसरा टर्म क्या था, 41 हो गया। उसके बाद तीसरा टर्म 37 हो गया, चौथा टर्म 33 हो गया, और पांचवा जो टर्म है हमारा 29 हो गया। इसी प्रकार देख रहे हैं कि आप घटता चला जा रहा है, 4 घटता चला जा रहा है। तो कुल मिलाकर 33 टर्म यहाँ पर है कहोगे। हाँ कुल मिलाकर 33 टर्म है। तो आप मुझे बताइए अगर हर टर्म पर अगर कुल मिलाकर यहाँ पर 33 टर्म है तो कितने टर्म पर घटोत्तरी हो रही है कहोगे। देखिए पहले टर्म पर तो कोई घटोत्तरी नहीं हुई है, घटोत्तरी जो हो रही है दूसरे टर्म पे हो रही है, तीसरे पे हो रही है, तीसरे पे हो रही है, चौथे पे हो रही है, पांचवें पे हो रही है। पहले वाले टर्म पर घटोत्तरी नहीं हो रही है। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो अगर ये कुल मिलाकर 33 टर्म है तो कुल मिलाकर 32 टर्म पर घटोत्तरी हुई है। कितने टर्म पर घटोत्तरी हुई है कहोगे, 32 टर्म। मैंने कहा ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, कुल मिलाकर कितने टर्म पर घटोत्तरी हुई है कहोगे, 32 टर्म पर घटोत्तरी हुई है। ठीक है। हर टर्म पर कितने की घटोत्तरी हो रही है कहोगे। देखिए हर टर्म पर देखा जाए तो 4 की घटोत्तरी हो रही है। अगर हर टर्म पर 4 की घटोत्तरी हो रही है तो 32 टर्म पर कितने की घटोत्तरी हुई होगी कहोगे। 32 टर्म पर देखा जाए तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 128 की घटोत्तरी हुई होगी। हाँ, देखा जाए तो 32 टन पर कुल कितने की घटोत्तरी हुई होगी, 128 घटोत्तरी हुई होगी। हाँ हाँ दोस्तों मैंने कहा कि अगर कुल मिलाकर 32 टन पर घटोत्तरी हुई है, अगर कुल मिलाकर मैंने कहा कि बताइए 32 टन पर कुल कितने की घटोत्तरी हुई है। अगर हर टन पर 4 की घटोत्तरी हो रही है, तुरंत आपने कहा तो भैया कुल मिलाकर 128 की घटोत्तरी हुई है। इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो हमारा 33वां टर्म है, 33वां टर्म है, जो हमारा 33वां टर्म है, पहले वाले टर्म से, पहला वाला टर्म क्या कहोगे, पहला वाला टर्म हमारा 45 है। अगर दोस्तों कुल मिलाकर 128 की घटोत्तरी हुई है 32 टर्म पर, तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो हमारा 33वां टर्म है, 33वां टर्म है, पहले वाले टर्म से 128 कम है। क्या है, 128 कम है, 128 कम है। आप डायरेक्ट यहां पर भी लिख के, हमें तो केवल वैल्यू ही तो चाहिए, तो हाँ वैल्यू ही चाहिए, तो आप डायरेक्ट यहां पर भी लिख के कर सकते हैं। लेकिन मैंने समझाने के लिए, जिससे आपको चित्र की समझ में आ जाए, इसलिए यहां पर लिख दिया। अगर लिखना चाह रहे हो तो यहीं पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों देख, अगर हमारा 33वां टर्म जो है, पहले वाले टर्म से, पहला वाला टर्म 45 है, हाथ में को हाँ, अगर पहले वाले टर्म से 128 कम है तो पहला तो 33वां टर्म में है क्या हो गया, 128 में से
अगर हम 45 घटाते हैं, अगर मैं 128 में से 45 घटाता हूं तो आएगा आएगा 83 निकल कर, वो भी माइनस का आएगा। हाँ हाँ, माइनस का आएगा। किस प्रकार देखा जाए तो हमारा 33वां टर्म कुछ और नहीं है, हमारा 33वां टर्म कुछ और नहीं है, हमारा 33वां टर्म कुछ और नहीं है, माइनस का 83 है। क्या है? माइनस का 83 है। हाँ, बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये मैंने आपको प्रोसेस से समझाया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आपको कारण बताने की कोशिश यहाँ पर की है, आपको सारे यहाँ पर कारण मैंने बताने की कोशिश की है, आपको सारे यहाँ पर मैंने कारण बताने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। लेकिन अगर मैं तेजी से करना चाहता हूँ, तेजी से करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करता? देखो मैं ऐसे कहता आपसे, आपसे ये कहता कि बताइए इस श्रेणी में कुल कितने टर्म है, तो तुरंत आप कहते भैया 33 टर्म है, यही तो कहते कहोगे। मैं उसके बाद कहता कि अगर मैं पहले वाले टर्म को भूल जाऊं तो कुल कितने टर्म बचेंगे, कहोगे 32। इसके बाद ये कहता, उसके बाद मैं आपसे कहता कि एक बात बताइए, हर टर्म पर 4 की बढ़ोतरी हो रही है तो 32 टर्म पर कुल कितने की। उसके बाद मैं आपसे कहता, एक मिनट होगी, मैं सबसे पहले आपसे यही करता कि बताइए इस श्रेणी में कुल कितने टर्म है, तुरंत आप कहते भैया 33 टर्म है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं कहता कि अगर मैं पहले टर्म को भूल जाऊं तो कुल कितने टर्म बचे हैं, तुरंत आप कहते कि भैया 32 टर्म बचेंगे, 32 टर्म बचेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं आपसे कहता कि अगर हर टर्म पर 4 की घटोतरी हो रही है तो 32 टर्म पर कुल कितने की घटोतरी हुई होगी, 128 की घटोतरी हुई होगी। इसके बाद मैं आपसे ये कहता, उसके बाद दोस्तों इस 128 की 32 टर्म पर कुल कितनी घटोतरी हो रही है, तो 128 की घटोतरी हो रही है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो हमारा 33वां टर्म है, पहले वाले टर्म से 128 कम है। अगर हमारा 33वां टर्म जो है पहले वाले टर्म से 128 कम है तो 33वां टर्म है क्या, माइनस का 83 है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार मैं स्टेप लेता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पूरा ए टू जेड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब दोस्तों हम किसी भी सीरीज में टर्मों की संख्या निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई सीरीज हमें दी गई है, कोई भी सीरीज, कोई हमें समानांतर श्रेणी दी गई है तो उस समानांतर श्रेणी में कितने टर्म होंगे ये निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सूत्र का, फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करेंगे, जिससे हम बिना फॉर्मूले के माध्यम से क्वेश्चनों को सोल्व करना सीख सके आसानी से। ठीक है, और हम अपनी गुणा भाग में तेजी दिखा सके, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 32 25 32 39 46 डॉट 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 151 में कुल पदों की संख्या क्या है। दोस्तों आपके सामने एक सीरीज दी गई है, सीरीज है दोस्तों, आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला दी गई है। क्या नंबरों की श्रृंखला है, कव्य कह रहा है कि नंबरों की श्रृंखला, नंबरों की श्रृंखला क्या दी गई है, कव्य नंबरों की श्रृंखला दी गई है 25 दी गई है। उसके बाद नंबरों की श्रृंखला में दिया गया है 32। उसके बाद नंबरों की श्रृंखला में हमें दिया गया है 39। एक मिनट हो जाइए, 31 के बाद आया है 32 के बाद 39 दिया गया है। उसके बाद नंबरों की श्रृंखला में हमें क्या दिया गया है, तो नंबरों की श्रृंखला में 46 दिया गया है। और डॉट 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 ये कहां तक है, तो ये हमारा है 151 तक है, 151 तक है। हाँ, यही तो नंबरों की श्रृंखला दी गई है, हो गया। हाँ, यही नंबरों की श्रृंखला दी गई है, यही नंबरों की श्रृंखला दी गई है। मन करती है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि ये जो नंबरों की श्रृंखला है दोस्तों, एक मिनट हो जाइए, दूर तक लिखना पड़ जा रहा है इसलिए टेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, घबराना नहीं बस। दोस्तों ये हमें नंबरों की श्रृंखला दी गई है, दोस्तों ये हमें एक नंबरों की श्रृंखला दी गई है और कह रहा है कि बताइए इस नंबरों की श्रृंखला में कुल टर्मों की संख्या क्या है, कुल टर्मों की संख्या क्या है। दोस्तों ये हमें एक नंबरों की श्रृंखला दी गई है और इस कह रहा है कि इस श्रृंखला में बताइए कुल टर्मों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए दोस्तों ये किस प्रकार की सीरीज है, किस प्रकार की सीरीज है। कभी देखिए पहले अगर मैं इस सीरीज को ध्यान पूर्वक देखता हूं तो पहला नंबर लिखा गया है 25, उसके बाद लिखा गया 32, उसके बाद लिखा गया 39, उसके बाद लिखा गया 46। इस प्रकार दिख रहा है कि मुझे कहोगे, देखिए इस प्रकार हमें दिख रहा है कि हर बार 7 की बढ़ोतरी हो जा रही है, 7 की बढ़ोतरी हो जा रही है। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो हर दो टर्मों के अगर हर बार 7 की बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब यही है कि हर दो टर्मों के बीच का अंतर क्या है, सेम है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो हर किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम है।
और जब किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है, जब किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है, तो उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये जो सीरीज लिखी गई है ये कुछ और नहीं है, एक समानांतर श्रेणी है। हाँ, दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि ये जो श्रृंखला लिखी गई है, ये नंबरों की जो श्रृंखला लिखी गई है, ये जो सीरीज लिखी गई है, इसमें कुल बताइए कुल पदों की संख्या क्या है। दोस्तों ये किस प्रकार की श्रेणी है, ये समानांतर श्रेणी है। हाँ, दोस्तों ये हमारा पहला टर्म है, कहोगे हाँ। ये हमारा दूसरा टर्म है, कहोगे हाँ। ये तीसरा टर्म है, कहोगे हाँ। ये चौथा टर्म है, कहोगे हाँ। डॉट 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 ऐसे ही एक 151 लिखा है। हाँ, ये कौन सा टर्म है हमें नहीं पता है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, डॉट 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 ऐसे आखिर में लिखा है 151 लिखा है। और ये कौन सा टर्म है हमें नहीं पता है। हमें पता है, कहोगे नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये एनवा टर्म है, मान लीजिए दोस्तों ये एनवा टर्म है हमारा, कौन इस समानांतर श्रेणी का एनवा टर्म है। हाँ, इस समानांतर श्रेणी का एनवा टर्म है। दोस्तों आपको पता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी समानांतर श्रेणी का जो एनवा टर्म होता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी समानांतर श्रेणी का जो एनवा टर्म होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। a प्लस n माइनस 1d होता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी समानांतर श्रेणी का जो एनवा टर्म होता है वो एनवा टर्म जो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d के बराबर होता है। हमें दोस्तों यहाँ पर कुल टर्मों की संख्या निकालनी है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एनवा टर्म है क्या, इस सीरीज के हिसाब से देखकर बताइए एनवा टर्म है क्या। कहोगे देखिए एनवा टर्म में देखा जाए तो 151 है। तो an की वैल्यू क्या है, कहोगे 151 है। मैंने यहाँ पर an की वैल्यू रखी 151, बराबर का सिंबल लगाया। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, कहोगे देखिए a यहाँ पर देखा जाए तो पहला टर्म है, पहला टर्म क्या कहोगे, पहला टर्म 25 है, मैंने 25 रख दिया, प्लस का साइन लगाया, कहोगे हाँ प्लस का लगाया। यहाँ पर तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि n की वैल्यू हमें निकालनी है, कहोगे हाँ। तो n माइनस 1 वैसे ही है, n माइनस 1 तो वैसे ही है। d की वैल्यू क्या है, कहोगे देखिए d एक तरह से सर्वांतर है, सर्वांतर निकालने के लिए हम अगले पद में से पिछला टर्म घटाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सर्वांतर निकालना चाहूँ तो 7 का आएगा, 32 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा। अगर मैं यहाँ से भी निकालना चाहता हूँ तो 7 ही आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो d की वैल्यू जो है 7 है। d की वैल्यू दोस्तों माइनस प्लस कुछ में भी हो सकती, किसी में भी हो सकती है, ये तो उसके ऊपर जो हमारा सीरीज दिया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूं। अगर दोस्तों मैं इसे 25 को इधर लेके जाता हूं तो 151 में से मैं 25 घटाऊंगा। हाँ, और हमें क्या प्राप्त होगा, n माइनस 1 इंटू 7 की वैल्यू प्राप्त होगी। किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, n माइनस 1 इंटू 7 की वैल्यू प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, कहोगे देखिए हमें प्राप्त होगी 151 माइनस 25 प्राप्त होगी। n माइनस 1 इंटू 7 की जो वैल्यू प्राप्त होगी 151 माइनस 25 प्राप्त होगी। मैंने कहा बता के घटा कर बताइए, कहोगे देखिए 11 में से अगर मैं 5 घटाता हूं तो 6 आएगा, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 4 में से अगर मैं 2 घटाता हूं तो 2 आएगा, मैंने कहा ठीक है। तो वह 1 तो वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो n माइनस 1 इंटू 7 की वैल्यू आएगी 126 आएगी, 126 है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है n की। अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 7 को सबसे पहले इधर भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो हटा देते हैं। अगर दोस्तों मैं 7 को हटाता हूँ यहाँ से तो डिवाइड करना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो क्या है, कहोगे देखिए 7 1 7 7 5 बचा 7 8 56, क्या है 7 8 56। मैंने कहा ठीक है, कहोगे इस प्रकार देखा है तो n माइनस 1 बराबर 18 आया। अब 1 को अगर हम इधर भेजते हैं, कहोगे देखिए n की वैल्यू तभी मिलेगी जब 1 इधर जाएगा, और माइनस का 1 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का। इस प्रकार n की वैल्यू क्या आएगी, कहोगे n की वैल्यू देखा जाए 19 आएगी। हाँ, और n क्या था, कहोगे कुल टर्मों की संख्या थी। हाँ, n क्या था, कहोगे कुल टर्मों की संख्या थी। मतलब देखा जाए तो ये जो सीरीज है इसमें कुल मिलाकर n टर्म है। क्या है, n टर्म है। हाँ, 19 टर्म है। हाँ, n की वैल्यू आई है 19। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया ये जो सीरीज है इसमें कुल मिलाकर 19 टर्म है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, कहोगे हाँ हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अगर हमें फॉर्मूले का प्रयोग करके करना है तो कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें फॉर्मूले के प्रयोग करने की जरूरत नहीं। आपको फॉर्मूले का प्रयोग करके निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तब कैसे करें, आइए हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। पहले आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब होगा। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट भी सीखेंगे कि अगर ये जैसे कि ये सब जो समझना पड़ता है, ये चीजें अगर मैं इन सबको स्किप करके तेजी से निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे हो रहा है, उसके बाद हम उस चीज को रट लेंगे, एक तरह से रट लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब दोस्तों आप चीजें समझ लेते हैं तो उसके बाद रटते हैं तो आपको एक
अलग सा फील होता है, ठीक है। उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहता। अगर आप सीख के रट रहे हैं, कोई चीज आपने अच्छे तरीके से सीख ली, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, उसके बाद अगर आप रटते हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आपको दिक्कत आती है तो आप उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, ये हमारा पहला टर्म है कब यहाँ, ये हमारा दूसरा टर्म है कब यहाँ, ये हमारा तीसरा टर्म है कब यहाँ, ये चौथा टर्म है कब यहाँ, ऐसे ऐसे चलते चला जा रहा है कब यहाँ। ये बात समझ में आ गई कि कब यहाँ। बताइए दोस्तों, क्या पहले टर्म पर बढ़ोतरी हो रही है कभी नहीं, दूसरे टर्म पर हो रही है, तीसरे टर्म पर हो रही है, छठे चौथे टर्म पर बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि पहले टर्म को छोड़कर देखा जाए तो हर टर्म पर बढ़ोतरी हो रही है। मैंने आपसे कहा कि बताइए यहाँ पर आप इस सीरीज को देखकर बताइए कि पहले टर्म पर बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, क्योंकि पहले टर्म को छोड़कर हर टर्म पर बढ़ोतरी हो रही है। जितने भी यहाँ पर इस पहले टर्म को अगर मैं छोड़ दूं तो इसके बाद जितने भी टर्म बचे हैं हर पर बढ़ोतरी हो रही है, हर टर्म पर बढ़ोतरी हो रही है। मैंने कहा ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, हमारा नंबर 25 था, पहला नंबर क्या था, 25 था। हाँ धीरे 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 बढ़ोतरी होते होते हो गया हमारा नंबर क्या, 151 हो गया। एक बात और मुझे बताइए, आपने तो मुझे ये बता दिया कि भैया देखिए पहले टर्म को छोड़कर हर टर्म पर बढ़ोतरी हो रही है। आप ये भी बता दीजिए हर टर्म पर कितने की बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हर टर्म पर देखा जाए तो 7 की बढ़ोतरी हो रही है, हर टर्म पर देखा जाए तो 7 की बढ़ोतरी हो रही है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, पहला टर्म हमारा क्या था, 25 था, पहला टर्म हमारा 25 था। दोस्तों धीरे धीरे पहला टर्म हमारा 25 था, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 151 हो गया। दोस्तों पहला टर्म हमारा 25 था और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हमारा 151 हो गया। तो आप मुझे बताइए 25 था 151 हो गया, तो कुल कितने की बढ़ोतरी हो गई धीरे धीरे, तो देखिए अगर हम 151 में से 25 घटा देते हैं तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर धीरे धीरे 4 में से 2 गए, 126 की बढ़ोतरी हो गई, 126 की बढ़ोतरी हुई है। हाँ 126 की बढ़ोतरी हुई है। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ। दोस्तों पहला टर्म हमारा 25 था, धीरे 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 बढ़ोतरी होते होते 151 हो गई है। तो आप मुझे बताइए अगर पहला टर्म हमारा 51 था और धीरे बढ़ोतरी होते होते 151 हो गया बढ़ोतरी होते होते, तो कुल कितने की बढ़ोतरी हो गई, 151 में से अगर मैं 25 घटाता हूँ तो 126, मतलब 126 की बढ़ोतरी कुल हो गई है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, हर टर्म पर कितने की बढ़ोतरी हो रही है, देखिए हर टर्म पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 7 की बढ़ोतरी हो रही है। अगर दोस्तों हर टर्म पर 7 की बढ़ोतरी हो रही है तो 126 की बढ़ोतरी होने में कितने टर्म की जरूरत पड़ी होगी। अगर दोस्तों हर टर्म पर 7 की बढ़ोतरी हो रही है तो 126 टर्म पर बढ़ोतरी होने के लिए कितने टर्म की जरूरत पड़ी होगी, डिवाइड कर दीजिए। 7 7 56, तो इस प्रकार देखा जाए तो 126 की बढ़ोतरी 126 की बढ़ोतरी होने में कुल मिलाकर 118 टर्म की जरूरत पड़ी होगी। मतलब देखा जाए अगर 126 की बढ़ोतरी होने के लिए वास्तव में 18 टर्म की जरूरत पड़ी थी, तो हम कह सकते हैं कि भैया कुल मिलाकर 18 टर्म में बढ़ोतरी हुई है। हाँ कुल कितने टर्म में बढ़ोतरी हुई है, देखिए अगर हर टर्म पर 7 की बढ़ोतरी हो रही है तो 126 टर्म में बढ़ोतरी करने के लिए कुल मिलाकर 18 टर्म की जरूरत पड़ी होगी। मतलब देखा जाए तो कुल 18 टर्म में बढ़ोतरी हुई थी। दोस्तों कुल मिलाकर कितने टर्म में बढ़ोतरी हुई थी, 18 टर्म में बढ़ोतरी हुई थी। एक बात बताइए दोस्तों, अभी को आपने मुझसे कहा था कि भैया पहले वाले टर्म को छोड़कर हर टर्म में बढ़ोतरी हुई है, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भैया कुल मिलाकर 18 टर्म में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब तो यही है कि इसके बाद कुल मिलाकर 18 टर्म है, तो यहाँ अभी को आपने मुझसे कहा था कि भैया पहले वाले टर्म को छोड़कर सभी टर्म में बढ़ोतरी हो रही है, और यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ कि भैया कुल मिलाकर 18 टर्म में बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ इसका मतलब यही है कि इसे छोड़कर इसके बाद कुल मिलाकर 18 टर्म है, तो यहाँ अब बताइए दोस्तों इसे छोड़कर इसके बाद अगर कुल मिलाकर 18 टर्म है तो इस पूरी सीरीज में कितने टर्म है, क्योंकि देखिए यहां से लेकर यहां तक कुल मिलाकर 18 टर्म है, और ये भी तो एक टर्म है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो सीरीज है इसमें कुल मिलाकर 19 टर्म है। क्या है, 19 टर्म है। हाँ 19 टर्म है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, और दोस्तों यही तो पूछ रहा था कि बताइए ये जो सीरीज लिखी गई है इसमें कुल मिलाकर कितने टर्म होंगे। तो हम कह सकते हैं भैया ये जो सीरीज लिखी गई है, ये जो समानांतर श्रेणी की सीरीज लिखी गई है इसमें कुल मिलाकर 19 टर्म होंगे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
ये तो दोस्तों मैंने समझाया आपको कैसे वास्तव में निकल कर आ रहा है, क्यों हम आखिरी वाले टर्म में से पहले टर्म को घटा रहे हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। उसके बाद मैंने डिवाइड किया है, जितने का अंतर चल रहा है, जितने का अंतर चल रहा है, जितने की बढ़ोतरी हो रही है उससे डिवाइड करने की कोशिश की है। उसके बाद जो आया है उसमें एक जोड़ दिया है। ये चीज मैंने आपको बताई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इसी को हम रट लेते हैं। इसी को दोस्तों टीचर दूसरे तरीके से बताते हैं। कैसे बताते हैं इसी चीज को दोस्तों? टीचर क्या करते हैं, कहते हैं कि भैया जब भी कोई समानांतर श्रेणी हो, जब भी कोई समानांतर श्रेणी हो और उसमें पदों की संख्या निकालनी हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटा देना है। आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटाने पर जो आएगा उसको सर्वांतर, मतलब जितने का अंतर चल रहा है, जितने की बढ़ोतरी या घटोतरी हो रही है, उससे डिवाइड कर देना, और जो आएगा डिवाइड करके उसमें एक जोड़ देना है, और आपको कुल टर्मों की संख्या मिल जाएगी। इसी चीज को रटवा देते हैं, इसी चीज को लोग रटवा देते हैं। ठीक है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं कभी भी। ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर आपको तेजी से करना है तो आप कुछ मत करिए। अगर आपको किसी भी समानांतर श्रेणी का पहला टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है, और आपको ये भी बात पता है कि वास्तव में सीरीज जो है किस हिसाब से बढ़ रही है या घट रही है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि उस सीरीज में कुल मिलाकर कितने टर्म है। आपको क्या करना है, आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटाना है, और जितने का अंतर चल रहा है उससे डिवाइड करके और डिवाइड करने पर जो आएगा उसमें एक जोड़ दीजिए, कुल टर्मों की संख्या निकल कर आ जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़े को भैया, हाँ आगे बढ़े जाइए। ठीक, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं को भैया? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है को भैया? देखिए इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में कितने टर्म होंगे, पद होंगे या टर्म होंगे। बात देखिए, ठीक है, कह रहा है कि जो समानांतर, कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी है 20, 25, 30 ... 130 तक। कह रहा है इस समानांतर श्रेणी में कुल कितने टर्म होंगे। हाँ, मैं एक बार और फिर से समझा दूंगा जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। उसके बाद हम शॉर्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमेशा मैं उस चीज को एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, हमेशा मैं उस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, हम शॉर्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले आइए हम इस क्वेश्चन में पता करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये जो सीरीज है ये किस प्रकार की सीरीज है और इसमें कुल टर्मों की संख्या है कितनी। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक सीरीज लिखी गई है। सीरीज बता दीजिए क्या है कहोगे? देखिए सीरीज में पहली जो नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है वो, उसका पहला टर्म 20 है, दूसरा टर्म है हमारा 25, दूसरा टर्म हमारा 25 है, तीसरा टर्म हमारा है 30, तीसरा टर्म हमारा 30 है, तीसरा टर्म हमारा 30 है। उसके बाद डॉट 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 ऐसे ही कुल मिलाकर 130 तक लिखा गया है। डॉट 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 कुल मिलाकर ऐसे 130 तक लिखा गया है। एक बार मैं और फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग कर ले रहा हूँ जिससे आपको पता तो चल जाए। एक बार में कुछ नहीं होता, कम से कम 2-3 बार तो हम उसका यूज कर लें। ठीक है, जिससे कि बाई चांस अगर आप कॉन्सेप्ट भूलते भी हैं, कॉन्सेप्ट अगर भूलते भी हो तब भी आपको ऊपर कोई आंच ना आने पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले का भी एक बार प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद तो हमें करना ही है शॉर्ट मेथड अपना प्रयोग। दोस्तों आपके सामने एक ये नंबरों की श्रृंखला दी गई है और कह रहा है कि इस श्रृंखला में बताइए कुल कितने टर्म होंगे। ये पूछ रहा है हाँ दोस्तों, इस श्रृंखला में हमसे पूछ रहा है कि बताइए कितने टर्म होंगे। ये श्रृंखला दी गई है, कह रहा है कि बताइए इसमें कुल कितने टर्म होंगे। दोस्तों ये आपको ये पता है कि अच्छा, ये सबसे पहले ये बताइए मुझे ये किस प्रकार की सीरीज है। कहोगे देखिए ये वास्तव में एक समानांतर श्रेणी। मैंने कहा ऐसा क्यों बता कह रहे हो आप? कहोगे देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हर दो क्रमागत टर्मों के बीच, कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो हर 2 क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम है, और जब किसी भी सीरीज की हर 2 क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है तो उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब आपका कहना है कि जो सीरीज है ये कुछ और नहीं है, एक समानांतर श्रेणी है। मैंने कहा हाँ ठीक है। एक बात बताइए, ये हमारा पहला टर्म है कहोगे हाँ, ये हमारा दूसरा टर्म है कहोगे हाँ, ये हमारा तीसरा टर्म है कहोगे हाँ, ये कौन सा टर्म है तो ये हमें नहीं पता। मान लीजिए दोस्तों ये इस समानांतर श्रेणी का ये nवां टर्म है। मान लीजिए दोस्तों ये इस समानांतर श्रेणी का nवां टर्म है। हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी समानांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है, किसी भी समानांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है वो वास्तव में a + n-1d के बराबर होता है। a + n-1d के बराबर होता है। पता है कि नहीं हो गया? हाँ, a + n-1d के बराबर होता है। हमें वास्तव में दोस्तों कुल टर्मों की संख्या पता करनी है, मतलब n की वैल्यू पता करनी है, n की वैल्यू पता करनी है। ठीक है दोस्तों, इस समानांतर श्रेणी का nवां टर्म है कितना कहोगे? nवां टर्म 130 है, मतलब an की वैल्यू 130 है, मैंने 130 रख दिया। ठीक है, 130 रख दिया, बराबर का सिंबल लगाया, बराबर का सिंबल लगाया। a की वैल्यू क्या कहोगे? देखिए a यहाँ पर पहला टर्म है, पहला टर्म क्या कहोगे? पहला टर्म हमारा 20 है, मैंने 20 रख दिया, 20 रख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे?
प्लस का सिंबल लगाया। एन के साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भैया एन की वैल्यू पता होती तो छेड़खानी भी कर लेता। हो गया हाँ, तो इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं कर सकता हूँ, n-1 वैसे ही रहेगा। डी की वैल्यू क्या है कहोगे, देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू 7 होगी। मैंने कहा ऐसा क्यों, -7 नहीं हो सकते। अच्छा, मैंने पूछा कि डी की वैल्यू क्या होगी, तुरंत आपने कहा 5 होगी। मैंने कहा ऐसा क्यों, -5 नहीं हो सकती, -5 भी तो अंतर आएगा। कहोगे देखिए जब हम सर्वांतर निकालते हैं ना, तो अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वांतर का मतलब ये नहीं है सर्वांतर, इसलिए यहाँ पर सर्वांतर -5 ना होकर 5 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, यही मुझे जानना चाहिए, मुझे यही जानना था आपसे। कितना होगा सर्वांतर, 5 होगा। अब गुणा भाग कर लेते हैं, हमारे गुणा भाग के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये चीज। तो हो गया हाँ दोस्तों, अगर मैं 20 को इधर ले जाता हूँ तो 130 -20 होगा। 130 -20 का मतलब होता है 110, मतलब n-1 इंटू 5 बराबर मुझे 110 प्राप्त होगा। हाँ n-1 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 इंटू 5 बराबर 110 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। अब दोस्तों मुझे n-1 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले अगर मुझे n-1 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे सबसे पहले मुझे 5 को इधर भगाना पड़ेगा। भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहोगे अपोन में भेजोगे, डिवाइड करोगे मतलब, तो मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया। दोस्तों जब भी 5 से किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो, जब भी 5 से किसी नंबर को डिवाइड करते हो, तो आप 5 से मत डिवाइड करने जाइए, आप सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 को भूल जाइए, आप सीधे 11 की मल्टीप्लाई 2 से करिए तो आएगा 22, और 22 और 0 भी ले लीजिए तो आएगा 220, और 220 में एक अंक बाद पॉइंट लगाओगे तो आएगा 22। मतलब अगर मैं 5 से 110 को डिवाइड करता हूं तो 22 आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया, हाँ। अब दोस्तों n-1 बराबर हमें 22 मिल गया है। अगर मुझे n की वैल्यू निकालना है तो 1 को इधर भेजना पड़ेगा। कहोगे हाँ, 1 को अगर मैं भेजूंगा तो n बराबर क्या आएगा, कहोगे n बराबर देखा जाए तो 23 आएगा। मतलब हो गया, मतलब ये जो सीरीज है इसमें कुल मिलाकर टर्मों की संख्या 23 है, कुल टर्मों की संख्या मिलाकर 23 है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी दोस्तों। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने बताने की यहाँ पर कोशिश की है, बहुत ही बेसिक तरीके से बताने की यहाँ पर कोशिश की है। अब आइए हम अपने कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करते हैं, कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। पहले मैं जो बताया था आपको समझाया था उस चीज को मैं फिर से जिक्र कर दे रहा हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन से हम डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, हमें डायरेक्ट ही करना है, तेजी से ही करना है, बार बार उस चीज को एक्सप्लेनेशन करके समय खराब नहीं करना हमें। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, ये सीरीज दिख रही है, ये तो समांतर श्रेणी है। कहोगे हाँ समांतर श्रेणी है। आप मुझे बताइए, आप इस सीरीज को देखकर मुझे बताइए क्या पहले टर्म पर कुछ बढ़ोतरी हो रही है। कहोगे नहीं, पहले टर्म पर कैसे, कहोगे देखिए पहले टर्म पर कैसे बढ़ोतरी हो सकती है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए पहले वाले टर्म को अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पहले वाले टर्म को छोड़कर हर टर्म पर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। कहोगे देखिए अगर मैं इस सीरीज को देखता हूँ तो इस सीरीज में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं पहले टर्म को छोड़ दूं तो हर टर्म पर बढ़ोतरी हो रही है। मतलब देखा जाए तो इस पहले वाले टर्म को छोड़कर जितने भी टर्म है, इसके पीछे जितने भी टर्म है, हर टर्म पर कुछ ना कुछ की बढ़ोतरी हो रही है। आप मेरी बात से सहमत है। कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। आपने तो कह दिया ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हर टर्म पर कितने की बढ़ोतरी हो रही है। कहोगे देखिए हर टर्म पर देखा जाए तो 5 की बढ़ोतरी हो रही है, हर टर्म पर 5 की बढ़ोतरी हो रही है। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर हर टर्म पर 5 की बढ़ोतरी हो रही है। एक बात बताइए दोस्तों, पहला टर्म हमारा 20 था, पहला टर्म हमारा 20 था, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हो गया हमारा आखिरी टर्म 130। अगर पहला टर्म हमारा 20 था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 130 हो गया है, पहला टर्म हमारा 20 था, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कुल मिलाकर 130 हो गया है, तो कुल कितने की बढ़ोतरी हो गई, कुल कितने की बढ़ोतरी होगी। कहोगे देखिए पहला टर्म हमारा 20 था और धीरे धीरे बढ़ोतरी बढ़ोतरी होते 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 कुल मिलाकर 130 हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 110 की बढ़ोतरी हो गई है, 110 की बढ़ोतरी हो गई है। हाँ 110 की बढ़ोतरी हो गई है। मैंने कहा ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, हर टर्म पर कितने की बढ़ोतरी है। तो हर टर्म पर देखा जाए तो 5 की बढ़ोतरी हो रही है। अगर दोस्तों हर टर्म पर 5 की बढ़ोतरी हो रही है तो 110 की बढ़ोतरी होने में कुल कितने टर्मों का सहारा लिया गया होगा। कहोगे 110 टर्मों की 110 की बढ़ोतरी करने के लिए कुल मिलाकर 22 टर्मों का सहारा लिया गया होगा। अगर दोस्तों हर टर्म पर 5 की बढ़ोतरी हो रही है तो 110 की वृद्धि करने के लिए या होने के लिए कुल कितने टर्मों का सहारा लिया गया होगा। 22 टर्मों का सहारा लिया गया होगा। हाँ, अगर दोस्तों 110 की वृद्धि करने के लिए 22 टर्मों का सहारा लिया गया है तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर 22 टर्म में बढ़ोतरी हुई होगी, 22 टर्म में बढ़ोतरी हुई होगी। हाँ 22 टर्म में बढ़ोतरी हुई होगी। आप मेरी बात से सहमत है। कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों
यहाँ के हिसाब से देखूं, अगर मैं यहाँ पर अपना गुणा भाग देता हूं तो मुझे पता चल रहा है कि ये 22 टर्म में कुल बढ़ोतरी हुई है। एक बात बताइए, अभी को आपने सीरीज को देखकर कहा था कि ये पहले वाले टर्म को कुल मिलाकर, पहले वाले टर्म को छोड़कर जितने भी टर्म बच रहे हैं हर टर्म में बढ़ोतरी हुई है। मतलब इसका मतलब यही है कि पहले वाले टर्म को छोड़ने के बाद कुल मिलाकर 22 टर्म है। आप यहाँ पर कह रहे हैं कुल मिलाकर 22 टर्म में बढ़ोतरी हुई है, और यहाँ पर आप सीरीज में कह रहे थे कि ये पहले वाले टर्म को छोड़कर हर टर्म में बढ़ोतरी हुई है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल मिलाकर 22 टर्म है, कुल मिलाकर 22 टर्म है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस सीरीज में पहले इस सीरीज में यहां से लेकर यहां तक कुल मिलाकर 22 टर्म है, तो आप मुझे बताइए इस सीरीज में कुल कितने टर्म है? तो देखिए यहां से यहां तक 22 टर्म है, और ये भी तो एक टर्म है, तो इस प्रकार देखा तो इस सीरीज में 23 टर्म है, कुल मिलाकर 23 टर्म है, 23 टर्म है। हाँ, कुल मिलाकर 23 टर्म है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और यही चीज तो हमसे पूछा था कि बताइए इस सीरीज में कुल मिलाकर कितने टर्म है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज लिखी गई है, इस सीरीज में कुल मिलाकर 23 टर्म है। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाने की, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन सोल्व हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर बात आती है कि मैं तेजी से कैसे करना चाहूँ, तो कुछ नहीं है, बता दिया हूँ। जब भी दोस्तों आपको कोई सीरीज दी जाए और उस सीरीज में आपको पहला टर्म पता हो और आखिरी टर्म पता हो, और आपको ये बात पता हो कि वास्तव में ये किस हिसाब से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आखिरी टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाना है, आखिरी टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाना है। घटाने पर आखिरी वाले टर्म में से पहले टर्म को घटाने पर जो आया है, घटाने पर 110 आया, को हाँ, घटाने पर जो आया है उसको जितने का अंतर चल रहा है उससे डिवाइड कर देना, और जो अंतर आएगा डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होगा, अंतर से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा उसमें एक जोड़ दीजिए, आपको टर्मों की संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? टर्मों की संख्या मिल जाएगी। इसी को हम तेजी से कर सकते हैं। मुश्किल से 10 मिनट का क्वेश्चन, 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, क्यों? आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आएगी। अब दोस्तों हम फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, 2 क्वेश्चन में हमने फॉर्मूले का प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1 3 5 डॉट 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 कह रहा है का कौन सा पद 55 होगा? कह रहा है कि कौन सा पद 55 होगा। हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहे हो। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी, हमसे कह दिया है समानांतर श्रेणी, अच्छी बात है। अगर नहीं कहा होता तो हमें चेक करना पड़ता कि वास्तव में समानांतर श्रेणी है भी कि नहीं। कहोगे हाँ, वो तो हमारे चुटकियों का खेल है, लेकिन चेक तो करना पड़ता। कहोगे हाँ, अगर कह दिया है तो अच्छी बात है। कह रहा है समानांतर श्रेणी 1 3 5 डॉट 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 का कौन सा पद 55 होगा? 1 3 5 1 3 5 1 3 5 डॉट 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 कह रहा है कि डॉट 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 का कौन सा पद 55 होगा। मान लीजिए इस समानांतर श्रेणी का, ये जो समानांतर श्रेणी है इसका nवां टर्म 55 होगा। nवां टर्म जो nवां टर्म है वो 55 होगा। nवां जो टर्म है वो 55, अच्छा 55 हाँ, nवां टर्म जो है ये 55 होगा। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस समानांतर श्रेणी 1 3 5 डॉट 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 का कौन सा टर्म 55 होगा। मान लीजिए इस समानांतर श्रेणी का nवां जो टर्म है वो 55 होगा। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है समानांतर श्रेणी है। हाँ, और इसका nवां टर्म क्या है? 55 है। कहोगे हाँ। अब एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, अगर ये nवां टर्म हमारा 55 है, nवां टर्म वास्तव में आखिरी टर्म ही तो होता है। कहोगे हाँ, nवां टर्म में वास्तव में आखिरी टर्म में तो होता है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार अगर दोस्तों ये nवां टर्म हमारा आखिरी टर्म है, तो हम कह सकते हैं कि ये 55 वास्तव में कुछ और नहीं है, आखिरी टर्म है। अगर दोस्तों nवां टर्म में हमारा आखिरी टर्म होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आखिरी टर्म हमारा है वो 55 है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये समानांतर श्रेणी है, इसका पहला टर्म हमारा 1 है और आखिरी टर्म हमारा 55 है। हाँ, हाँ, और हमें ये भी बात चल रहा है कि सर्वांतर देखा जाए तो अंतर जो चल रहा है 2 का चल रहा है, तो हम तो बता सकते हैं कि भैया वास्तव में ये जो सीरीज है, इस सीरीज में कुल कितने टर्म है। कहोगे हाँ, बताइए। कहोगे देखिए, जब हम किसी समानांतर श्रेणी के आखिरी टर्म में से, आखिरी टर्म क्या कहोगे 55 है, तो देखिए जब हम किसी समानांतर श्रेणी के आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटाते हैं, और घटाने के बाद जो आता है उससे हम डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, और डिफरेंस से डिवाइड करने के बाद जो आता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो कुल हमें टर्मों की संख्या मिल जाती है। मैंने जोड़ दिया, डिवाइड किया तो आया 27, 27 में 1 जोड़ा, 1 मिनट रुकिए, 27 में 1 मिनट रुकिए, हाँ
27 में एक जोड़ा तो आया 28, मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो इस समानांतर श्रेणी में कुल मिलाकर 28 टर्म है, 28 टर्म है। इस समानांतर श्रेणी में कुल मिलाकर 28 टर्म है। अगर दोस्तों इस समानांतर श्रेणी में 28 टर्म है तो हम कह सकते हैं कि भैया दोस्तों इस समानांतर श्रेणी में कुल मिलाकर 28 टर्म है। हाँ, अगर 28 टर्म है तो मैं कह सकता हूँ कि भैया जो 55 है, 55 है वो वास्तव में कुछ और नहीं 28वां टर्म है। क्या है? 28वां टर्म है। हाँ, अगर दोस्तों इस समानांतर श्रेणी में कुल मिलाकर 28 टर्म है तो मैं कह सकता हूँ कि भैया जो हमारा 55 है वो कुछ और नहीं 28वां टर्म है। आपको मेरी बात समझ में आई होगी? हाँ, हमें आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, हमें आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ रही है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कितने तेजी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। हाँ, ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज समझ में अच्छी तरीके से आई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। मैंने माइनस की भी सीरीज ली है, ऐसा नहीं है कि मैं प्लस प्लस की सीरीज ही करवा रहा हूँ आपको, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 99 91 83 और 75 डॉट 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 माइनस 101। ठीक है, कह रहा है कि बताइए इस समानांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या क्या है, कुल पदों की संख्या क्या है। यही कह रहा होगा, यही कह रहा है हमसे, यही कह रहा है। मैंने कहा ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन में कुल पदों की संख्या निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अच्छा ठीक है, हमसे कह दिया है कि समानांतर श्रेणी, अगर नहीं कहा होता तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता कि समानांतर श्रेणी है कि कोई और श्रेणी है। हाँ, ये चेक करना पड़ता, लेकिन कह दिया अच्छी बात है, चेक नहीं करना पड़ेगा। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 99, कह रहा है समानांतर श्रेणी 99 91, कह रहा है समानांतर श्रेणी 99 91 83 83 83 75 75 70 75 है क्या? हाँ, 75 डॉट 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 माइनस 101 तक लिखा है, माइनस 101 तक लिखा है, डॉट 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 माइनस 101 तक लिखा है, माइनस 101 तक लिखा है। कह रहा है कि ये सीरीज लिखी गई है, इसमें बताइए कुल टर्मों की संख्या क्या है, कुल टर्मों की संख्या क्या है, कुल टर्मों की संख्या क्या है। दोस्तों बदलने वाला नहीं है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया वो बदलने वाला नहीं है, सारी चीजें सेम होंगी, सारी चीजें सेम होंगी, बदलेगा कुछ नहीं। ठीक है, आप गुणा भाग गलती कर सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। कह रहा है कि जो सीरीज लिखी गई है, जो समानांतर श्रेणी है, इसका बताइए, इसमें बताइए कुल मिलाकर कितने टर्म है। ठीक है, ठीक है, आइए पता करने की कोशिश करते हैं कुल कितने टर्म है, कुल कितने टर्म है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समानांतर श्रेणी का पहला टर्म 99 है, आखिरी टर्म में क्या है माइनस 101 है, आखिरी टर्म में क्या है माइनस 101। अगर मैं समझाने जाऊं तो यहाँ पर प्लस वाले में तो मैं कुछ और बोल रहा था, प्लस वाले में कुछ जो प्लस वाली सीरीज है, जो बढ़ के सीरीज बढ़ रही थी उसमें मैं कुछ और बोल रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर समझाने जाऊं माइनस वाली सीरीज में, मतलब जो सीरीज घट रही है, इसी बोलने जाऊं तो मैं कुछ और अलग बोलूंगा, कुछ और अलग बोलूंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है कि भैया अगर हमें किसी भी समानांतर श्रेणी का किसी भी समानांतर श्रेणी में टर्मों की संख्या पता करनी है तो आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटाते हैं, उसके बाद जो डिफरेंस चलता है उससे डिवाइड करके एक जोड़ देते हैं। पूरा प्रोसेस वही है, लेकिन बोलने का तरीका वहां पर बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे नहीं जाना, आपको समझ में आ गया कैसे हो रहा है कैसे नहीं। ठीक है, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि समानांतर श्रेणी का पहला टर्म 99 है, आखिरी टर्म में क्या है माइनस 6। और आप ये भी देख रहे हैं कि वास्तव में जो डिफरेंस चल रहा है वो 8 का चल रहा है, डिफरेंस जो चल रहा है 8 का चल रहा है। ठीक है, तो तब तो हम तो निकाल सकते हैं इस समानांतर श्रेणी में कुल कितने टर्म होंगे। मैंने कहा हाँ निकाल सकते हैं, निकालिए। तो देखिए पहला आखिरी टर्म है 101, तो देखिए आखिरी टर्म में जो है 101 है। हाँ, तो देखिए अगर मैं आखिरी टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाता हूँ, आखिरी टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाता हूँ, तो यहाँ पर घटाते समय हम दोनों नंबरों को जोड़ेंगे, तो मैंने जोड़ लिया, तो आया क्या होगा। देखिए अगर मैं जोड़ता हूँ आखिरी टर्म में से, आखिरी टर्म क्या है माइनस 101, तो आखिरी टर्म में से अगर मैं पहले टर्म को घटाता हूँ तो हमें प्राप्त होगा 200 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 200 प्राप्त होगा, 200 प्राप्त होगा। तो देखिए अगर मैं घटाता हूँ तो 200 प्राप्त होगा। एक मिनट रुकिए, मगर तुम ठीक है 200 प्राप्त होगा। आप क्या करते हैं, देखिए जितने का डिफरेंस चल रहा है उससे डिवाइड करते हैं। डिफरेंस कितने का चल रहा है? 8 का चल रहा है, मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों 8 से डिवाइड करने पर आया क्या? देखिए 8 से डिवाइड करने पर आया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 25 आया। आप क्या करते हैं, देखिए डिवाइड करने पर जो प्राप्त हुआ उसमें 25 एक जोड़ दीजिए, इस प्रकार आपको टर्मों की संख्या मिल जाएगी। मैंने जोड़ दिया तो आया 26, मतलब इस सीरीज में कुल मिलाकर देखा जाए तो 26 टर्म है।
क्या है, 26 टर्म है। हाँ, इस सीरीज में देखा जाए तो कुल मिलाकर 26 टर्म है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। आशा करता हूँ तो ये ठीक है, आशा करता हूँ तो आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। ठीक है, यहाँ पर गलती से ऊपर लग गया टीएच, ऊपर लग गया टीएच, लेकिन आपको घबराना नहीं है, मैं सही भी कर दूं क्या, सही कर दूं, चलो सही कर दीजिए, अच्छी बात है। ठीक है, मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पर हमसे टर्मों की संख्या पूछा है, ये नहीं पूछा है कि कौन सा टर्म में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, इसके लिए तो भैया कुछ नहीं, 25, 28, 28, ठीक है, इससे हम 26 कर दे रहे हैं, इससे हम 27 कर दे रहे हैं। चलो सही हो गया। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, आप बताइए अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 से 400 के बीच, कह रहा है 300 से 400 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल पदों की संख्या ज्ञात करें। 300 से 400 के बीच 4 से विभाजित होने वाली पदों की कुल संख्या ज्ञात करें। यही तो करें हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 300 से 400 के बीच, 300 से 400 के बीच पहली विभाजित होने वाली 4 से सबसे पहले आप मुझे बताइए, हमसे कह रहा है कि 300 से 400, 300, अच्छा 300 400 नहीं है, 300 600। ठीक है, कह रहा है कि 300 से 600 के बीच 4 से विभाजित होने वाले कुल पदों की संख्या बताइए। हाँ, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 300 से 600 के बीच सबसे पहले विभाजित होने वाली 4 से विभाजित होने वाली सबसे पहली संख्या क्या है। सबसे पहले आप मुझे बताइए 300 और 600 के बीच, 300 और 600 के बीच 4 से विभाजित होने वाली पहली संख्या क्या है। देखिए तो देखिए अगर हमें पता करना है तो 300 को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। मैंने कहा डिवाइड करिए, तो देखिए अगर हमें पता करना है कि 300 और 600 के बीच सबसे पहले डिवाइड होने वाला 300 और 600 के बीच 4 से डिवाइड होने वाली सबसे पहली संख्या पता करना है, तो सबसे पहले हमें 300 को 4 से डिवाइड करना है। मैंने कहा डिवाइड करिए, कोई देखिए अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कहोगे, देखिए जब हम 300 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो 300 है वास्तव में ये 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 से डिवाइड हो रहा है, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए तो इस प्रकार कहोगे देखिए अगर ये वास्तव में 300 जो होता, कहोगे देखिए 300 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 300 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये वास्तव में रिमाइंडर 0 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 300 जो है 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 300 अगर पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो रहा है तो 304 भी, 304 तो देखिए 300 वास्तव में पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो 304 भी पूरी तरीके से डिवाइड होगा। इस प्रकार देखा जाए तो 300 और 600 के बीच 4 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या हमारी 304 होगी, 304 होगी। क्योंकि दोस्तों 300 और 600 के बीच की बात हुई है, तो 300 तो मैं ले नहीं सकता हूँ, 300 एक भी नहीं डिवाइड होगा। 300 अगर डिवाइड हो रहा है, अगर 300 पहली बार 300 को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड हो गया। अब दोस्तों जो अगला नंबर डिवाइड होगा वो 4 गैप बाद डिवाइड होगा। 300 डिवाइड हो गया, अब जो अगला नंबर होगा वो 4 गैप बाद डिवाइड होगा। उसके बाद जो अगला फिर से नंबर होगा वो 4 गैप बाद डिवाइड होगा। अगर पहला हमारा पहली जो संख्या है 3 से 4 से डिवाइड होने वाली वो 304 है, तो दूसरा जो होगा 308 होगा, तीसरा हमारा होगा 312, चौथा होगा हमारा 316। हाँ कितना हो गया, यही तो होगा, तो हो गया। हाँ ये बातें समझ में आ गई, हो गया। हाँ तो इस प्रकार तो देखा जाए तो 300 और 600 के बीच 4 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी 304 है, 304। दूसरी संख्या देखिए यहाँ पर वास्तव में जब आप सीख जाओगे तो यहाँ पर आपको पहले और आखिरी टर्म से मतलब होगा। क्या पहले और आखिरी टर्म से मतलब होगा, पहले और आखिरी टर्म से मतलब होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पहली संख्या हमारी क्या है, 3 से 4 से डिवाइड होने वाली 300 और 600 के बीच में, तो 304 है। दूसरी संख्या क्या हुई, दूसरी संख्या देखा जाए तो 308 होगी। तीसरी संख्या क्या हुई, 312 होगी। क्या होगी, 312 होगी, 312 होगी। ये तो बात तो चली, लेकिन आप मुझे बताइए आखिरी संख्या क्या होगी। 300 और 600 के बीच 4 से डिवाइड होने वाली आखिरी संख्या क्या होगी। देखिए अगर हम आखिरी संख्या पता करना चाहते हैं तो देखिए आखिरी संख्या अगर हम पता करना चाहते हैं तो हमें 600 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वह देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूँ 600 को 4 से तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। मतलब देखा जाए तो 600 जो है, देखिए जब हम 600 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि ये जो 600 है वास्तव में 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है।
मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हमें कहोगे देखिए हमें 300 और कहोगे देखिए हमें पता करना है कि आखिरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होने वाली आखिरी संख्या क्या होगी। तो कहोगे 6 से तो हम ले नहीं सकते हैं, कहोगे 6 से डिवाइड हो रहा है और 6 से कहोगे देखिए एक मिनट, कहोगे देखिए यहाँ पर अगर मैं 600 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन हमें 600 नहीं लेना है, हमें 600 नहीं लेना है, हमें उससे कम लेना है। कहोगे हाँ, तो कहोगे देखिए अगर हमें कम लेना है तो 4 कम कर दीजिए, अगर 600 डिवाइड हो रहा है तो उससे 4 जो कम होगा वो भी डिवाइड होगा। मैंने कहा मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो अगर 600 डिवाइड हो रहा है 4 से तो वास्तव में 596 596 भी 4 से डिवाइड हो रहा होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हर 4 स्टेप पे डिवाइड होगा, नंबर हर 4 स्टेप पे डिवाइड होगा। इस प्रकार अगर 600 डिवाइड हो रहा है तो 596 भी डिवाइड हुआ होगा। मतलब हो गया, मतलब यही है कि 4 से डिवाइड होने वाली आखिरी संख्या, 4 से डिवाइड होने वाली आखिरी संख्या हमारी 596 है। हाँ 596 है। वास्तव में दोस्तों हमें पहले और आखिरी टर्म से ही मतलब है, पहले और आखिरी टर्म से ही मतलब है, ठीक है। तो दोस्तों देखा जाए तो 300 और 400 के बीच में 300 और 600 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा था कि बताइए संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 300 और 600 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, हमसे ये नहीं पूछा था। हमसे कहा था कि बताइए कुल कितने टर्म है, कुल कितने टर्म में 4 से डिवाइड हो रहे हैं, हम कुल कितने टर्म में 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 300 और 400 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या 304 है, दूसरी संख्या 308 है, तीसरी संख्या 312 है, ऐसे ही आखिरी संख्या हमारी 596 है। समझ में आ रहा है आपको, कहोगे हाँ हमें समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वास्तव में कुछ और नहीं, ये एक सीरीज का निर्माण कर रही है। आप ये देख रहे हैं कि ये एक सीरीज का निर्माण कर रही है, और ये किस प्रकार की सीरीज का निर्माण कर रही है, क्योंकि ये वास्तव में देखा जाए तो एक एपी का निर्माण कर रही है। हाँ एक एपी का निर्माण कर रही है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। मैंने कहा ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों अगर ये एक एपी का, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक एपी का निर्माण कर रही है, अगर ये एपी का निर्माण कर रही है तो मैं बता सकता हूँ ये जो हमारा सीरीज बन रहा है इसमें कुल कितने टर्म होंगे, कहोगे हाँ बताइए। कहोगे देखिए 1 मिनट रुक जाइए। तो बताइए इस सीरीज में कुल कितने टर्म है, कहोगे देखिए इस सीरीज का पहला टर्म हमारा 304 है, आखिरी टर्म हमारा 596 है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए इस सीरीज में दिख रहा है तो 4 का अंतर चल रहा है, 4 का गैप चल रहा है। मतलब हो गया, मतलब अगर हम आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटा देते हैं, उसके बाद 4 से जितने का अंतर चल रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं, तो हमें पता चलेगा कि इस सीरीज में कुल कितने टर्म है। तो वही मैंने प्रक्रिया अपनाई, ठीक है। तो आखिरी टर्म में 596 है और शुरू पहले टर्म में हमारा 304 है, मैंने घटा दिया तो क्या हो गया 2 9 आया और 292 आया। अब क्या करना होगा, अब जितने का अंतर चल रहा है उतने से डिवाइड कर दीजिए, जितने का अंतर चल रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड मैंने कर दिया तो आया 4 7 28, 4 8 32। हाँ डिवाइड करने पर 78 आ गया, 78 आ गया, हो गया हाँ 78 आ गया, ठीक है 78 आ गया। अब इसमें एक जोड़ देता हूँ तो आया 79। मतलब हो गया, मतलब ये जो सीरीज चल रही है इसमें मिलाकर कुल मिलाकर 79 टर्म है। क्या है 79 टर्म है, 79 टर्म है। दोस्तों ये कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सीरीज में कुल मिलाकर 79 टर्म है। अगर दोस्तों इस सीरीज में कुल मिलाकर, एक मिनट रुकिए गलती तो नहीं हुई है, 596 से 596 है ना, 596 ठीक है, 596 से में 500, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 0 जाएगा 9 और 5 में से 3 जाएगा 2, 4 7 28, 4 7 28, कितना बचा 3 बचा, एक मिनट गलती हो गई है, 4 7 28, कितना बचा हो गया 1 बचा, हाँ 4 3 12, ठीक है। अब डिवाइड करने पर 73 आया, इसमें 1 जोड़ दे रहा हूं तो आया 74,
मतलब देखा जाए तो ये जो सीरीज है इसमें कुल मिलाकर 74 टर्म है। क्या है? 74 टर्म है। हाँ, अगर दोस्तों इस सीरीज में कुल मिलाकर 74 टर्म है तो हम कह सकते हैं कि भैया 300 से 600 के बीच में कुल मिलाकर 74 टर्म होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। हाँ, अगर दोस्तों कुल मिलाकर इस सीरीज में 74 टर्म है तो हम कह सकते हैं कि भैया 4 से 300 और 600 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाली कुल संख्या है कुल मिलाकर 74 है। हाँ, क्योंकि ये दोस्तों आपको दिख रहे हैं कि ये 300 और 600 के बीच में डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं और इनकी संख्या कुल कितनी है? 74 है। अगर 74 है तो हम कह सकते हैं कि भैया 300 और 600 के बीच में 700 से 4 से डिवाइड होने वाली जो संख्याएं होंगी वो कुल मिलाकर 74 होंगी। आपको समझ में हो गया? तो ये सब सीरीज आपको ये निकालने की जरूरत नहीं थी, केवल हमें वास्तव में अब खुद सोचो दोस्तों, 4 से डिवाइड होने वाली संख्या की बात कर रहा है तो 4 से डिवाइड होने वाली संख्या हर 4 गैप पे मिलेंगी। मतलब देखें तो डिफरेंस क्या होगा? 4 का होगा। हमें डिफरेंस पता चल गया, ठीक है, ये भी पता चल गया। अब दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो एक एपी का निर्माण होगा। आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एपी का निर्माण हो रहा है। अगर एपी का निर्माण हो रहा है और मुझे किसी तरीके से ये बात पता चल जाए कि पहला टर्म क्या है, आखिरी टर्म है, तो मैं बता सकता हूँ कि वास्तव में कुल कितने संख्या होंगी। तो हाँ, तो वही चीज है। अब दोस्तों मैं सीधे यहाँ पर डिवाइड कर लेता 300 को 4 से, तो मुझे पता चल जाता कि पहला टर्म आखिर होगा क्या? 300 और 600 के बीच में डिवाइड होने वाली। हाँ, इसी प्रकार मैंने 600 को जब 4 से डिवाइड करता तो मुझे पता चल जाता कि आखिरी संख्या होगी क्या? 4 से डिवाइड होने वाली। हाँ, जो आता उनके बीच का हम अंतर लेते, उसके बाद 4 से डिवाइड करके एक जोड़ देते। ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, ये फालतू में बकवासबाजी लिखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों मैं पहले बता दूं, गुणज का मतलब होता है कि डिवाइड होने वाली संख्या। मैंने कहा कि 7 के गुणज बताइए, तो 7 के गुणज दोस्तों वही हो सकते हैं जो 7 से डिवाइड हो। 7 का अगर मैं गुणज पूछ रहा हूँ इसका मतलब है कि 7 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याएं। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताइए 5 के गुणज क्या क्या होगी, तो इसका मतलब है कि 5 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याओं की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए 3 का गुणज क्या होगा, तो इसका मतलब ये कि मैं 3 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याओं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर भी लिखा गया है। कह रहा है कि 300 से 500 के बीच में, 300 के बीच में 7 के गुणज वाली सभी संख्याएं ज्ञात करिए। हाँ, मतलब 300 और 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याओं की बात कर रहा है। कह रहा है कि 300 और 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याओं की संख्या क्या होगी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी करूंगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 300 और 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या क्या होगी। तो देखिए, अगर हमें पता करना है कि 300 और 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या क्या होगी, तो इसके लिए हमें 300 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, डिवाइड करिए। कोई देखिए, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ ना, तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28, 7 चौक, आपको रिमाइंडर से मतलब है। ठीक है, रिमाइंडर आप निकालिए, जरूरी नहीं है पूरा आप क्वेश्चन निकालिए, रिमाइंडर से ही पता चल जाएगा कि वास्तव में हमारी पहली संख्या क्या होगी, हमारी पहली क्या संख्या होगी। ठीक है, उससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर देखिए, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 चौक 28, 2 बचा। मैंने कहा ठीक है, 2 यहाँ पर गया, 2 यहाँ पर गया। अब 2 यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया? देखिए अगर 2 यहाँ पर जाता है तो हो जाएगा 20। मैंने कहा ठीक है, कोई भी देखिए 7 दूनी 14, तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 रिमाइंडर बच रहा है। हाँ, 6 रिमाइंडर बच रहा है दोस्तों, 6 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब दोस्तों हमने 300 को 7 से डिवाइड किया, 300 को 7 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचा? होगा 6 बचा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब दोस्तों यही है कि जब मैं 300 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो 6 बच रहा है। इसका मतलब अगर वास्तव में इसके पास एक और होता, 300 के पास एक और होता तो ये डिवाइड हो जाती। दोस्तों अगर वास्तव में दोस्तों इसके पास जब हमने 300 को 7 से डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब यही है कि वास्तव में 300 को 7 से डिवाइड करने के लिए एक की और आवश्यकता है। अगर इसके पास एक और होता, 300 के पास एक और होता तो ये वास्तव में 7 से डिवाइड हो जाती। हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों इसके पास 300 के पास एक और होता तो ये वास्तव में 7 से डिवाइड हो जाती। तो हाँ, मतलब इसे होना क्या चाहिए? तो इससे अगर 300 को 7 से डिवाइड करोगे, देखिए अगर 300 के पास एक और होता तो ये वास्तव में 7 से डिवाइड होती। मतलब अगर ये 301 होता तो वास्तव में 7 से डिवाइड होता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस प्रकार देखा जाए तो 300 और 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या क्या है? 301 है। 301, आप मेरी बात से सहमत हो? ठीक है, तो इस प्रकार तो देखा जाए तो 300 के और 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या 1 है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए
दूसरी संख्या क्या होगी, 300 और 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या देखा जाए तो 7 गैप बाद मिलेगी। अगर पहली संख्या हमारी 301 है तो दूसरी जो संख्या होगी 308 होगी, 308। हाँ, मैंने कहा ठीक है, 308 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी, तो देखिए तीसरी संख्या फिर से 8 गैप पे मिलेगी। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो अगर दूसरी संख्या 308 है तो तीसरी जो संख्या होगी 315 होगी। हाँ, तो दोस्तों पहली संख्या हमारी 301, दूसरी संख्या हमारी 308, तीसरी संख्या हमारी 315। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि एक सीरीज का निर्माण करती चली जा, एक समांतर श्रेणी का निर्माण करती चली जा रही है। अब खुद सोचिए दोस्तों, समांतर श्रेणी का निर्माण करती चली जा रही है तो समांतर श्रेणी की निर्माण करती चली जा रही है। हम तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो रहा है चीजें को भी। हाँ ठीक है, आप एक बात बताइए दोस्तों, 300 और 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या क्या निकल कर आई, 301 निकल कर आई। दूसरी संख्या क्या होगी, 301 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी, 315 होगी। हाँ, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 7 से डिवाइड होने वाली आखिरी संख्या क्या होगी, देखिए एक मिनट, 7 से डिवाइड होने वाली आखिरी संख्या क्या होगी, तो देखिए अगर हमें पता करना है कि 300 और 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली आखिरी संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले हमें 500 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड कर लिया, तो कहोगे देखिए जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 7 7 49, एक बच रहा है, एक यहाँ पर गया तो हो गया 10, 7 गुणन 7, 3 बचा, 3 बच गया है। हाँ दोस्तों, जब मैं 500 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 बच रहा है। अगर वास्तव में ये 3 कम होता, 500 जो है 3 कम होता तो ये 7 से डिवाइड होता कि नहीं हो गया। हाँ, मतलब अगर ये 497 होता तो ये वास्तव में 7 से डिवाइड करता। हाँ, अगर दोस्तों ये 500 जो है 3 कम होता तो ये वास्तव में मतलब 497 होता तो ये 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होता। हाँ, इसका मतलब यही है कि 300 और 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली आखिरी जो संख्या है वो 497 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक समझ में आया हो गया। यहाँ तक हमें समझ, आपको यहाँ तक समझ में आया हो गया, यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। अब आइए दोस्तों हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 300 और 500 के बीच में पहली 7 से डिवाइड होने वाली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और आखिरी ये है। दोस्तों ये जितनी संख्याएं होंगी उतनी ही तो वास्तव में 300 और 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली संख्याएं होंगी। तो यहाँ दोस्तों ये जितने टर्म होंगे वास्तव में उतने ही तो होंगे 300 और 500 के बीच में डिवाइड होने वाली संख्याएं को भी। तो बताइए ये कुल कितने टर्म है को भी देखिए, ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रहा है और इस समांतर श्रेणी का पहला टर्म 301 है और आखिरी टर्म हमारा 497 है। अगर मैं आखिरी टर्म में से 301 घटा देता हूं, पहला टर्म घटा देता हूं तो हमें 6 मिला, 9 मिला, 196 मिला। क्योंकि जब घटाने के बाद अगर मैं अंतर से डिवाइड कर देता हूं, अंतर कितने का चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 के मल्टीपल की बात हो रही है, 7 के गुणज की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पर वास्तव में 7 का अंतर मिलेगा। तो 7 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ तो मैंने डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 7 दूनी 14, 4 बचा, 1 मिनट 5 बचा, 7 अट्ठे 56, 28,000। क्योंकि जो आया है उसमें एक जोड़ दीजिए, आया 29। मतलब देखा जाए तो इन पदों की संख्या कुल मिलाकर 29 है। अगर दोस्तों इन कुल टर्मों की संख्या कुल मिलाकर 29 है तो हम कह सकते हैं कि भैया 7 से डिवाइड होने 300 और 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली कुल पदों की जो संख्या होगी वो 29 होगी। कुल टर्मों की जो संख्या होगी 29 होगी। आप लोग यहाँ कुल टर्मों की संख्या क्या होगी, 29 होगी। ठीक है, समझ में आया हो गया। हाँ हमें समझ में आ गया है, हमें यहाँ तक समझ में आ गया है, हमें यहाँ तक समझ में अच्छे तरीके से आ गया है। ठीक है, हमें यहाँ तक समझ में अच्छे तरीके से आ गया है। लेकिन आप जरूरी नहीं था आप ये सब लिख के आप यहीं पर सोल्व कर सकते थे। केवल आपको निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ रही है, आखिरी टर्म की जरूरत पड़ रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन में निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ रही है, आखिरी टर्म की जरूरत पड़ रही है, पहले टर्म की जरूरत पड़ रही है, और कुछ पड़ रहा है कभी नहीं, और हमें कुछ जरूरत ही ना पड़ रहा है। जब आखिरी और पहले टर्म की जरूरत पड़ रही है तो आप ये सब क्यों लिख रहे हो, सीधे आप आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटाइए। और आपको पता है कि भैया 7 का अगर 7 के गुणज की बात कर रहा है तो डिफरेंस चलेगा, 7 का अगर 8 के गुणज की बात कर रहा है तो 8 से 8 का अंतर चलेगा, 9 के गुणज की बात कर रहा है तो 9 से चलेगा, 9 का अंतर होगा तो आप उस अंतर से डिवाइड करिए, उसके बाद एक जोड़ दीजिए, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब सीरीज लिखने की जरूरत ही ना है। तो यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। ठीक है, आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आ रही है। अब दोस्तों ये चीज तो हमने निकाल लिया, किसी भी समानांतर श्रेणी का nवां टर्म क्या होगा ये भी हमने पता करने की कोशिश की। इसी समानांतर श्रेणी में कोई अगर समानांतर श्रेणी दी गई है तो उस समानांतर श्रेणी में कितने टर्म होंगे ये भी हमने समझने की कोशिश की कॉन्सेप्ट के माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से। हाँ तो अब दोस्तों अगर हमारे सामने एक सीरीज दे दी जाए,
समानांतर श्रेणी दी जाए तो उनका योग भी तो कुछ होगा। बोलते हाँ, अगर दोस्तों कोई हमें सीरीज दे दी जाए, समानांतर श्रेणी दी जाए, तो उसका योग भी कुछ होगा। बोलते हाँ, उसका कुछ योग भी होगा। अब दोस्तों हमें सीखना है किसी भी समानांतर श्रेणी का हम योग कैसे निकालते हैं, किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का योग क्या होगा, इस चीज के बारे में समझना है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने फॉर्मूला लिखा गया है, लेकिन हमें फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको केवल ध्यान रखना है। केवल मैं 2-3 जगह 4-5-6-7 क्वेश्चन में ही यूज करवाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूले का स्किप करवा दूंगा। ठीक है, केवल आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले का हमें प्रयोग कैसे करना है। बाई चांस अगर आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, फॉर्मूला ध्यान रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारा कॉन्सेप्ट जिंदा रहेगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है पेपर में पूछा नहीं, पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए, कहेगा कि भैया बताइए कि सिर्फ समांतर श्रेणी के n टर्मों का योग क्या होगा, n पदों का योग क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला वहां पर बताना रहेगा। इसलिए दोस्तों फॉर्मूले का भी जरूरत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं। तो दोस्तों आपके सामने लिखा गया है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, कह रहा है किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है वो n/2 Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a n-1 d के बराबर होता है। कह रहा है किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, मतलब Sn बराबर जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a ब्रैकेट में n-1 d के बराबर होता है। अर्थात कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी, कह रहा है कि अर्थात एक समांतर श्रेणी a1 a2 a3 डॉट 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 n टर्म तक है, तो n टर्म का योग, तो n टर्म का योग Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a n-1 d होगा। हम लोग यही चीज तो कहा गया है। हाँ, यही चीज कहा गया, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि कोई समानांतर श्रेणी हमारी a1 कह रहा है कि यदि कोई समांतर श्रेणी हमारी a1 a2 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 a3 a3 a4 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 डॉट 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 एन टर्म तक है, एन टर्म तक है। कह रहा है दोस्तों, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा फॉर्मूला कह रहा है, ये हमारा फॉर्मूला आपको ये पहले बता दे रहा हूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सारी चीजें यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम शॉर्ट निकाल सकते हैं, कि कितने तेजी से हम निकाल सकते हैं, सारी चीजें मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। मैं यहाँ पर कोई छिपाने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे कुछ छिपा नहीं रहा हूँ, सारी चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीजें यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है, ये हमारा जो आपके सामने लिखा गया है, इसका कहना यही है कि यदि कोई समांतर श्रेणी हमारी a1 a2 a3 a4 डॉट 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 एन टर्म तक है, एन टर्म तक है, तो ये जो एन टर्म कह रहा है कि अगर कोई समांतर श्रेणी हमारी a1 a2 a3 a4 डॉट 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 एन टर्म तक है, तो इन एन टर्मों का जो योग होगा, इन एन टर्मों का जो योग होगा, इन एन टर्मों का जो योग होगा वास्तव में n/2 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 एक मिनट रुकिए, n/2 n/2 2a। वास्तव में मैं जब क्वेश्चन करता हूं तो मुझे इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती ही ना है, तभी भी मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करता ही ना हूं, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे याद है। ठीक है, एन टर्मों का जो योग होगा वास्तव में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस प्लस n-1 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा कि यहाँ पर ए क्या है, आपको ये भी बात पता होगा कि एन क्या है। आप लोग यहाँ एन कुल टर्मों की संख्या है, जितने टर्मों का योग निकालना है। ठीक है, जितने टर्मों का योग निकालना है उनकी संख्या है। आपको ये भी बात पता है कि ए क्या है, डी क्या है, सब पता है। ठीक है, कोई बताने वाली चीज नहीं है, कोई यहाँ पर छिपाया नहीं गया है सारी चीज। S4 होता है सम, यहाँ इसलिए यहाँ पर S से डिनोट किया गया है। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं सम, योग निकाल रहे हैं, और S4 होता है सम, इसलिए यहाँ पर S का प्रयोग किया गया है। S4 सम, और किसका सम, एन टर्मों का सम, एन टर्मों का सम। ठीक है, वैसे आप SN की जगह कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो हमारे सहूलियत के लिए होता है कि जिससे हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई समानांतर श्रेणी a1 a2 a3 a4 डॉट 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 एन टर्म तक है, तो उन एन टर्मों का जो योग होगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 के बराबर है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई कि यहाँ ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लीजिए दोस्तों एक समांतर श्रेणी है, मान लीजिए दोस्तों एक समांतर श्रेणी है, बहुत हल्का क्वेश्चन रखूंगा, ज्यादा भारी नहीं रखूंगा। मान लीजिए दोस्तों एक समांतर श्रेणी है 3 6 9 12
12 डॉट 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 15 टर्म तक है। क्या है? 15 टर्म तक। दोस्तों एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है हमारी, एक मिनट रुकिए। दोस्तों एक समांतर श्रेणी है हमारी है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। दोस्तों एक हमारी समांतर श्रेणी है 3 6 9 12 डॉट 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 15 टर्म तक। मैंने कहा कि बताइए इस समांतर श्रेणी के 15 टर्मों का योग क्या होगा? इस समांतर श्रेणी के 15 टर्मों का योग क्या होगा? मैंने आपसे कहा कि एक समांतर श्रेणी है 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 15 टर्म तक है। तो बताइए इस समांतर श्रेणी के 15 टर्मों का योग क्या होगा? 15 टर्मों का योग क्या होगा? क्योंकि देखिए, किसी भी, क्योंकि देखिए ये एक समांतर श्रेणी है, मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए किसी भी समांतर श्रेणी के n टर्मों का योग जो होता है, क्योंकि देखिए किसी भी समांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है वास्तव में Sn बराबर n/2 Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d के बराबर होता है। मैंने कहा मतलब हो गया, मतलब तो देखिए किसी भी समांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है, n टर्मों का जो योग होता है वास्तव में Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर सारी वैल्यू फिट कर देते हैं तो हमें ये जो 15 टर्म है, इन 15 टर्मों का योग मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर फिट करने की कोशिश करता हूँ सभी की वैल्यू। तो दोस्तों आप मुझे बताइए n की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पर हमें 15 टर्म की वैल्यू, 15 टर्मों का योग निकालना है, मतलब n की वैल्यू 15 है। यहाँ पर मैंने 15 लिख दिया, आप लिखो चाहे ना लिखो, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। वास्तव में हमारा तो उत्तर ये है, इसे चाहे मैं लिखूं चाहे ना आप लोग। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर 15/2 लिखूंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? कहोगे देखिए 2a, इसका मतलब क्या है? a का दुगना लिखना है। a का दुगना क्या होगा? देखिए पहले टर्म का दुगना अगर देखा जाए तो 6 होगा, तो 6 लिख दिया, प्लस लिख दिया। दोस्तों n की वैल्यू क्या कहोगे? 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 आएगा, हाँ 14 लिख दिया। d की वैल्यू क्या कहोगे? देखिए यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है 3 की, तो मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। अब मेरे सोल्व करने के ऊपर अगर मैं सोल्व सही करता हूँ तो आएगा सही, नहीं तो गलत आएगा। हाँ तो दोस्तों क्या आएगा? कहोगे देखिए 16 दूनी 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 48 आएगा, और 48 का अगर मैं आधा करता हूँ, 48 का आधा करता हूँ तो 24 आएगा, और 24 की मल्टीप्लाई अंदर कितना है? 48, 48 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 24 आएगा, और 24 की मल्टीप्लाई अगर मैं 15 से करता हूँ तो क्या आएगा? 24 की मल्टीप्लाई जब आप 15 से करोगे, 15 चौके 60, 6 कैरी। मैंने कहा ठीक है, 15 दूनी 30 और 6 जोड़ेंगे 360, मतलब देखा जाए तो इन 15 टर्मों का जो योग होगा, इन 15 टर्मों का जो योग होगा वास्तव में 360 के बराबर होगा। क्या होगा? 360 के बराबर होगा। हाँ, कितने के बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं? कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। मतलब ये जो सीरीज लिखी गई है, इसके 15 टर्मों का कुल योग जो होगा वास्तव में 360 होगा। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई। ठीक है, आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, आइए हम इसके पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, स्लाइड के माध्यम से पहले क्वेश्चन की इसके ऊपर हम शुरुआत करते हैं। 1 मिनट टाइम में देख लो, एक ही कितने क्वेश्चन हम करा सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 ही 2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, समय भी हो गया है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। एक क्वेश्चन और करेंगे, यही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कल करेंगे, कल मिलेंगे फिर से। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी का योग ज्ञात करें। हाँ दोस्तों आपके सामने एक सीरीज दी गई है, हमें नहीं पता कि किस प्रकार की सीरीज है। ठीक है, वो तो हमारे देखने पर पता चलेगा। कह रहा है कि ये जो सीरीज दी गई है, बताइए इसके कह रहा है कि सीरीज क्या दी गई है? क्योंकि सीरीज दी गई है 55, 59, 63, 67 डॉट 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 50 टर्म तक दी गई है। कह रहा है कि बताइए इसका योग क्या होगा। सीरीज लिख लेते हैं, ये जो नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है इसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। नंबरों की श्रृंखला में पहला टर्म क्या कहोगे? 55 है। दूसरा टर्म क्या कहोगे? दूसरा टर्म हमारा 59 है। दूसरा टर्म हमारा 59 है। तीसरा टर्म क्या कहोगे? तीसरा टर्म हमारा 63 है। तीसरा टर्म हमारा 63 है। ठीक है, हम फॉर्मूले के माध्यम से पहले कर रहे हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला प्रयोग नहीं करना, लेकिन आपको आना तो चाहिए। कहोगे हाँ आना चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप कंफ्यूज होने लगेंगे। और जब कंफ्यूज होने लगेंगे तो हमारा जब आपको दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, आगे चलकर मिलेंगे,
वहां पर आप कंफ्यूज होने लगेंगे, और जब कंफ्यूज होने लगेंगे तो यही हमारा फॉर्मूला काम देगा, यही हमारा फॉर्मूला काम देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट वहां पर फेल मारेगा, कॉन्सेप्ट भी सही रहेगा, लेकिन वहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा दिमाग लगाने की पड़ेगी, उलझन हो जाएगा, इसलिए वहां पर हमारे लिए फॉर्मूला बेटर रहेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर यूज करवा रहा हूँ कि आपको सारी चीजें पता रहे। वैसे आपको योग निकालने के लिए अगर किसी भी समानांतर श्रेणी का योग निकालना है तो आपको फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, आप चुटकी में बता के सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों जो श्रृंखला दी गई है उसका पहला टर्म 55 है, दूसरा 59 है, तीसरा 63 है, चौथा टर्म हमारा 67 है, चौथा टर्म हमारा 67 है, और डॉट 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 ऐसे ही कुल मिलाकर 50 टर्म तक दिया गया है। क्या दिया गया है? 50 टर्म तक दिया गया है, कुल मिलाकर 50 टर्म तक दिया गया है। कह रहा है कि ये जो 50 टर्म तक सीरीज लिखी गई है, कह रहा है ये जो श्रृंखला लिखी गई है 50 टर्म तक, इनका योग क्या होगा? हाँ, कह रहा है कि इनका योग क्या होगा, कह रहा है ये 50 टर्म तक जो श्रृंखला लिखी गई है इनका योग क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो सीरीज आपको दिख रही है, ये जो सीरीज आपको दिख रही है, ये किस प्रकार की सीरीज है? कहोगे देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है हर दो टर्मों के बीच का अंतर सेम दिख रहा है। अगर कहोगे देखिए जब हर दो टर्मों के, कहोगे देखिए यहाँ पर हम अगर गौर से देखते हैं, कहोगे देखिए अगर हम यहाँ पर गौर से देखते हैं तो दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम दिख रहा है, और जब किसी भी सीरीज के दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये कुछ और नहीं है, एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। मैंने कहा ठीक है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो वे देखिए इस समांतर श्रेणी के वास्तव में हमें 50, तो देखिए इस समांतर श्रेणी के हमसे वास्तव में 50 टर्मों का योग पूछ रहा है। मैंने कहा था तो देखिए किसी भी समांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है, तो देखिए किसी भी समांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है वास्तव में n/2। आप डायरेक्ट भी, अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सूत्र का प्रयोग किया जाए। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, इसी में बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ। ठीक है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d के बराबर होता है। हम यहाँ पर अगर दोस्तों मुझे 50 टर्म की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर मुझे सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया। n की वैल्यू क्या कहोगे? 50 टर्म की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, 50 टर्म का योग निकाल रहे हैं, तो n की वैल्यू देखिए तो 50 है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं 50 रखता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 50 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो 25 मिलेगा। अगर आधा हो रहा है तुरंत आधा कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, रख लीजिए। अगर आधा हो रहा है तो रख कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर वास्तव में पहले टर्म का दुगुना लिखा गया है, पहले टर्म का दुगुना हमें चाहिए, तो पहले टर्म में हमारा 55 है, 55 का दुगुना करोगे तो 110 आएगा। तो यहाँ पर देखा है तो 110 आएगा। यहाँ पर वास्तव में अगर हम वास्तव में फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें टाइम लग सकता है, लेकिन जब मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा तो आपको टाइम थोड़ा सा नहीं लगेगा। ठीक है, प्लस n-1, n की वैल्यू क्या होगा? देखा जाए तो 50 है, और यहाँ पर रखेंगे तो 49 आएगा, 49 आएगा। ठीक है, d की वैल्यू क्या होगा? देखिए देखा जाए तो अंतर चल रहा है, समांतर है वास्तव में 4 का, तो इस प्रकार d की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब इसे हमें सोल्व करना है। हाँ, हमें इसे सोल्व करना है। हाँ, सोल्व करने में मुझे भी थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, मैं मोबाइल से करके बता दे रहा हूँ कितना है। 49 इंटू 4, एक मिनट रुकिए, 49 एक मिनट रुकिए, 49 इंटू 4 प्लस 110। ओहो, क्या हो रहा है मोबाइल में? 49 क्या हो गया? 49 इंटू 4 प्लस 110, गलत हो गया मोबाइल, कोई बात नहीं, हैंग मार रहा है मोबाइल बस। 49 इंटू 4, 196, 196 प्लस 110, 306। तो 306 की मल्टीप्लाई अगर मैं 25 से करता हूँ तो क्या होगा? देखिए 306 की मल्टीप्लाई अगर आप 25 से करते हो तो 7650 आएगा। मतलब अगर मैं जोड़ता हूँ इन्हें जोड़ता हूँ दोस्तों, इसे मैं सोल्व करूंगा 306 आएगा, और 25 की मल्टीप्लाई जब मैं 306 से करूंगा तो निकल कर आएगा 7650, 7650 निकल कर आएगा। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो ये जो समांतर श्रेणी लिखी गई है इसकी 50 टर्मों का योग जो होगा 7650 होगा। क्या होगा? 7650 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने रखते हैं, 1 घंटे से मेरे ख्याल से ऊपर हो गया है। ठीक है,
आशा करता हूँ तो दोस्तों आज क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी प्रकार की और अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।